Hi, hello, namaste, welcome back to CA Final FR free classes. So यहाँ पे हम आज we are ending this chapter that is Ind AS 40. Ind AS 40 का लास्ट लेक्चर होगा यहाँ पे. We will solve some questions. जो लास्ट important questions है वो बचा है and एक concept बचा है disposal of investment property का, that is de-recognition of investment property. Then comes the important questions का part है, वो important question solve कर देंगे. Then उसके बाद लास्ट एक डिस्क्लोजर पार्ट देखेंगे, जो जो डिस्क्लोजर हमने इंड एस 40 में दिखाना है. देन ये चैप्टर इज ओवर. एंड इसके बाद जो रिवीजन वीडियो अपलोड यूट्यूब में अपलोड होगा, जब भी आपको लगे कि कुछ याद नहीं आ रहा है तो फिर यूट्यूब में रिवीजन लेक्चर देख लेना, सब याद आ जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. हम कहाँ थे? हम थे डी रिकग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, राइट? सो डी रिकग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, व्हाट डू यू मीन बाय डी रिकग्निशन. लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत देखा था इसको कि व्हाट डू यू मीन बाय डी रिकग्निशन. जब भी हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं या फिर उसको सेल आउट कर देते हैं, तो फिर हमें अपने बुक्स में से जो प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, उसको डी रिकग्नाइज करना पड़ेगा. बराबर? जो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसको डी रिकग्नाइज करना पड़ेगा. इसको करने का दो तरीका है. एक एक ओनरशिप, खुद का ओनरशिप है और उसको सेल ऑफ कर दिया मैंने. जो ओनरशिप है मेरा यहाँ पे, इसको करने का दो तरीका है डी रिकग्निशन. डी रिकग्निशन, one is actual owner, and other one is actual owner क्या करेगा, इसको सेल कर देगा और उसका एंट्रीज रिकॉर्ड करेगा. इसका भी दो टाइप है, वो देखेंगे. एंड एक होगा अज्यूम्ड ओनर. अज्यूम्ड ओनर मतलब क्या है? अज्यूम्ड ओनर नहीं, डी रिकग्नाइज अपने बुक से कैसे करेंगे? फाइनेंशियल लीज के थ्रू. किसके थ्रू? फाइनेंशियल लीज. फाइनेंशियल लीज मतलब क्या है? ऑलरेडी हमने देखा है इसका मीनिंग. फाइनेंशियल लीज मतलब ऐसा लीज जहां पे लेसोर लेसोर जो है लेसी को ये देता है, लीज करता है एसेट. और लेसोर डी रिकग्नाइज करता है अपने बुक से. जब डी रिकग्नाइज करेगा तो फिर उसको बोलते हैं डी रिकग्निशन ऑफ एसेट, राइट? तो यहाँ पे जो है ना, लेसोर क्या करेगा? लेसोर रेंट पे दे देगा लेसी को, राइट? अब लेसी क्या करेगा? लेसोर का यहाँ पे डी रिकग्नाइज इन बुक्स. तो एंट्री क्या करेगा? डी रिकग्नाइज जब करेगा, एंट्री क्या करेगा? लेसी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, राइट? यस, ये हुआ मेरा फाइनेंशियल लीज का डी रिकग्निशन. तो मेरा ये क्या बता रहा था मैं, कि डी रिकग्निशन दो तरीके से कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग इज दैट तुम एक्चुअल ओनर हो और अपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर रहे हो, डिस्पोज ऑफ कर रहे हो. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, फाइनेंस लीज में देके डी रिकग्निशन कर सकते हो. फाइनेंस लीज क्या है? फाइनेंस लीज जो लेसर है अपने लेसी को क्या करता है? लीज करता है. और लीज लेसर जो है अपना एसेट को डी रिकग्नाइज करता है. और अभी से लेसी जो है ना अज्यूम्ड ओनर रहेगा. लेसी क्या बनेगा? लेसी बनेगा अज्यूम्ड ओनर. सिंपल 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 सिंपल. देन कम्स द एक्चुअल ओनर. एक्चुअल ओनर अब सेल करेगा. जब सेल करेगा तो दो तरीके से समझो. फर्स्ट थिंग, लमसम अमाउंट ले लिया. क्या किया? सेल कर दिया प्रॉपर्टी को सेल किया, लमसम में कैश मिला उसको. लमसम में कैश मिल गया मतलब टोटल कंसिडरेशन जो है एक ही साथ में मिल गया. समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिल्डिंग है, बिल्डिंग, और बिल्डिंग जो है रुपीस 1 लाख का है. नहीं, 10 लाख का है. बिल्डिंग जो है ना 10 लाख का है. तो अब 10 लाख का बिल्डिंग है और उसको सेल ऑफ कर दिया. तो सेल ऑफ करने के बाद जो है ना, मुझे टोटल कैश एक ही बार मिल गया. एक ही बार मिल गया मेरा. तो फिर यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या होगा? सिंपल सा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. 10 लाख मिल गया मुझे, टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या बिल्डिंग बोलो, 10 लाख. डन, सिंपल. यस, लमसम में पैसा मिल गया और एंट्री कर दिया, डी रिकग्निशन खत्म. तो ये देख, दो केसेस देखते आ जाओ. क्या लिखा है यहाँ पे? ट्रांसफर अंडर फाइनेंस लीज. ट्रांसफर अंडर फाइनेंस लीज. अब फाइनेंस लीज तो हमने समझ लिया. फाइनेंस लीज की केस में हम एंट्रीज क्या करेंगे? लेसी अकाउंट डेबिट फेयर वैल्यू में. देन उसके बाद क्या आएगा? असेट ऑन लीज. असेट ऑन लीज यानी क्या?
हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो, और जो भी डिफरेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दैट इज प्रॉफिट या लॉस रहेगा, उसके बेसिस में हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। ये सिंपल था, और इसका जो है ना हर एक डिटेल चीज, दिस वन वी विल स्टडी डिटेल इन इंड एएस 116, बहुत डिटेल में दिया है उसमें लेसी के बुक्स में। देन कम्स कैश वाला। फर्स्ट केस क्या था, इफ द सेलिंग प्राइस इज कलेक्टेड इन अ लमसम। लमसम यानी क्या, एक ही साथ में मुझे जो भी कैश कंसिडरेशन है वो मिल गया। अब कैश कंसिडरेशन जब मिल गया तो मुझे फर्स्ट स्टेप क्या है, मुझे नेट सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। नेट सेलिंग प्राइस मतलब क्या है सर, यहाँ पे समझो बिल्डिंग है, बिल्डिंग लिया मैंने कितना, बिल्डिंग बेचा 10 lakhs का, और यहाँ पे बेचने के लिए कमीशन कुछ लगा मुझे, बेचने के लिए क्या लगा, कमीशन, कमीशन इज रुपीज 1 लाख। कमीशन इज रुपीज 1 लाख। अब यहाँ पे मेरा हम्म, बेचने का कमीशन है कितना, 1 लाख, तो फिर मेरा नेट सेलिंग प्राइस कितना हुआ, ये तो आ रहा ही नहीं यार। नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस क्या हुआ मेरा, एक्चुअल ग्रॉस सेलिंग प्राइस माइनस कमीशन, 10 lakhs, कितना होगा नेट सेलिंग प्राइस बताओ। हेलो, 9 लाख। 9 लाख राइट, कितना होगा 9 लाख, क्यों नहीं आ रहा है यार, रुपीज 9 लाख होगा नेट सेलिंग प्राइस। और एक तरीके से देखिए, हम हमारे बैंक अकाउंट में जितना आया है, हमारे बैंक अकाउंट में पूरा जो खर्चा निकालने के कितना हमारे बैंक अकाउंट में आया है, उसको बोलते हैं नेट सेलिंग प्राइस। बैंक अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ आफ्टर दी सेल, उसको बोलते हैं हम नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ठीक है, नेट सेलिंग प्राइस, और नेट सेलिंग प्राइस में से हमारा जो कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट यानी जब भी हम बुक्स बुक्स में से कोई भी असेट डी रिकग्नाइज करेंगे तो फिर कौन सा वैल्यू में करेंगे, फेयर वैल्यू या बुक वैल्यू, कौन सा वैल्यू में करेंगे, बताओ। जब भी हम बुक से कोई भी असेट को डी रिकग्नाइज करेंगे, डी रिकग्नाइज जब करेंगे तो वो फेयर वैल्यू में करेंगे या बुक वैल्यू में करेंगे, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू राइट। जब भी करेंगे हम तो बुक वैल्यू में करेंगे। क्यों बुक वैल्यू में करेंगे, क्योंकि सिंपल सी चीज है, हमको डी रिकग्नाइज करना है फ्रॉम दी बुक्स, बुक्स में जो वैल्यू है वही निकालेंगे ना, उसी को डी रिकग्नाइज करेंगे। तो फिर उसके लिए बुक वैल्यू में डी रिकग्नाइज करेंगे, और नेट सेलिंग प्राइस और डी रिकग्निशन मतलब जो भी कैरिंग अमाउंट है या बुक वैल्यू है, इनका डिफरेंस जो होगा मेरा प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। क्या बोल रहा हूँ कि नेट सेलिंग प्राइस माइनस कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। फिर से एक बार समझते, फिर से नहीं समझ में आया क्या था। लम सम में मुझे कैश मिल रहा है, मतलब क्या, मैंने प्रॉपर्टी को बेचा और सामने वाला मुझे कैश दे रहा है, राइट। अब यहाँ पे एक चीज है कि जब बेचूंगा मैं प्रॉपर्टी तो उसमें कुछ कमीशन चार्जेस लगेगा, ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा, या कुछ ऐसा एक्सपेंसेस लगेगा, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या निकालना है, नेट सेलिंग प्राइस निकालना है। नेट सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस का जो भी खर्चे हुए, कमीशन हुआ, ब्रोकरेज हुआ, या फिर ऐसे समझो कि नेट सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट द अमाउंट क्रेडिटेड टू माय बैंक अकाउंट, कि जो सेल करने के बाद जो कैश मुझे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ उसको बोलते हैं नेट सेलिंग प्राइस। अब नेट सेलिंग प्राइस लेने के बाद जो भी नेट सेलिंग प्राइस है माइनस मेरा बुक वैल्यू, बुक्स में जो भी वैल्यू दिख रहा है उसको ये कर देंगे, लेस कर देंगे, तो फिर जो भी बचा है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, उसको हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। क्या करेंगे, इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। इज दैट क्लियर, बोलो। यस। हम्म, अब इसका जनरल एंट्री बताओ एक बार, देख के मत बताओ।
सेल कर दिया, अभी बताया था शायद ना मैं जर्नल एंट्री यहाँ पे। कुछ नहीं, क्या आएगा, कैश और बैंक आएगा, टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कैश और बैंक में नेट सेलिंग प्राइस आएगा, मतलब जितना कैश मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ, टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिंग अमाउंट, और जो भी डिफरेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। लॉस या तो प्रॉफिट, लॉस रहेगा तो डेबिट होगा, प्रॉफिट रहेगा तो क्रेडिट होगा। सिंपल। इसका एग्जाम्पल करते हैं क्या, तो और क्लियर हो जाएगा। 1.5 पॉइंट्स। यहाँ पे दिख रहा है एग्जाम्पल, कैरिंग अमाउंट ऑफ इज रुपीज 5 लाख, सेल कंसिडरेशन इज रुपीज 10 लाख, ब्रोकरेज जो है ना 1% पे किया है हमने सेल प्राइस के ऊपर। ठीक है, सेल प्राइस के ऊपर कितना पे किया है, 1%। तो पहले नेट सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं इसका। नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस क्या होगा, 1 लाख, सॉरी 1 लाख नहीं, 10 लाख है ना, 10 लाख माइनस 1% ऑफ 10 लाख, बराबर ना। अब बताओ 1% ऑफ 10 लाख कितना होता है, बताओ बताओ, कैलकुलेटर हैंडी रख लो। 10,000। 10,000 रुपीज, 10,000। तो मेरा नेट सेलिंग प्राइस क्या आ गया, नेट सेलिंग प्राइस इज 10 lakhs माइनस 10,000, तो कितना आता है ये, व्हाट विल बी द अमाउंट, 9,90,000। 9,90,000। ये हुआ मेरा नेट सेलिंग प्राइस। ठीक है, कुछ डाउट है इसमें। अब इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट में मेरा कितना आया, बैंक 9,90,000। अकाउंट डेबिट 9,90,000 टू टू मेरा असेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, टू माय इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज 5 lakhs। क्यों 5 lakhs, यहाँ पे कैरिंग अमाउंट दिया है हमें 5 lakhs का, बराबर। जब 5 lakhs का कैरिंग अमाउंट दिया है तो फिर वही लेंगे, और जो भी डिफरेंस होगा, क्या डिफरेंस है, 4,90,000 है, 4,90,000 क्या होगा मेरा प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ऑन सेल और डी रिकग्निशन, 4,90,000। डन, सिंपल। या तुम्हें निकालना है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे भी निकालते सकते हो, प्रॉफिट और लॉस, 9,90,000 माइनस 5 lakhs मेरा कैरिंग अमाउंट है, इस 4,90,000। ठीक है, ये तो बचपन में करते थे हम 11th स्टैंडर्ड में ना। नेट सेलिंग प्राइस निकालो, फिर उसके बाद जर्नल एंट्री करो। याद है किसी ने बोला था 11th स्टैंडर्ड से इजी ऐसी है, इसी के लिए बोला था, पता है क्या कितना इजी है ये, समझ रहा है, कोई डाउट है, बताओ। यस सर, समझ रहा देन चलते हैं हम एक और केस के ऊपर। लमसम तो इजी था। देन नेक्स्ट कम्स डेफर्ड क्रेडिट। अच्छा, डेफर्ड क्रेडिट का हम इनिशियल रिकग्निशन में भी देखे थे ना, क्या था वो डेफर्ड क्रेडिट, डेफर्ड क्रेडिट का मेथड में। समझो फॉर एग्जांपल मैंने कितना 500 का मेरा जो भी है प्रॉपर्टी है वो सेल कर दिया। ये 500 जो है, ये टोटल अमाउंट, ये क्या है, मतलब कॉस्ट होगा क्या, इसको डायरेक्टली रिकग्नाइज करेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि ये 500 में दो चीजें इंक्लूडेड है, एक कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड अदर इज इंटरेस्ट एक्स, इंटरेस्ट इनकम। इनकम क्यों यहाँ पे, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं यहाँ पे, ये सेल का केस है, हाँ बराबर है। तो समझो 500 का सेल कर रहे हैं हम,
तो 500 का जब सेल कर रहे हैं, यहाँ पे 500 इज अ ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट, उसमें से मुझे दो चीजें, ये जो 500 है इसमें दो चीजें, वन इज कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी which will be present value of the future cash flows, and other one is interest income, right? Interest income निकालना पड़ेगा मुझे based on the market rate। किसके बेसिस में ये होगा? पीवी ऑफ present value of all cash flows। then comes interest income। interest income जो है ना market rate of interest से निकलेगा, और यहाँ पे डिस्काउंट करेंगे मार्केट रेट से, ठीक है? डेफर्ड क्रेडिट। अब यहाँ पे जब डेफर्ड क्रेडिट में बेच रहा हूँ, मैंने बेचा और मुझे जो कैश कंसिडरेशन है या सेल कंसिडरेशन है वो मिलेगा इन फ्यूचर, तो अभी इस पर्टिकुलर डेट में मैं क्या रिकग्नाइज करूंगा बताओ? कैश रिकग्नाइज करूंगा या डेटर्स रिकग्नाइज करूंगा? हेलो, जर्नल एंट्री बताओ इसका। सर रिपीट कर देंगे तो क्या कुछ बता दो। क्या क्या? फिर से एक बार। प्लीज रिपीट करो मेरे साथ, क्या बोल सकते हैं? मैं बोल रहा था कि डेफर्ड क्रेडिट के सेल में 500 का, समझो 500 का प्रॉपर्टी है मेरा, 500 का सेल कंसिडरेशन है। ये 500 का सेल कंसिडरेशन इज अ ग्रॉस अमाउंट। अब ये ग्रॉस अमाउंट में दो चीज है, एक कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, अदर वन इज इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम क्यों? यहाँ पे सेल कंसिडरेशन है। जब कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी है, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी क्या होगा? पीवी ऑफ ऑल कैश फ्लोस, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोस, वो अभी सीखेंगे हम कैसे निकालना है। देन आता है इंटरेस्ट इनकम, राइट? तो अब यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी है, ये वाला, जब पीवी निकाल के करते हैं तो फिर इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? व्हाट वुड बी दी जर्नल एंट्री? बैंक अकाउंट में भी प्रॉपर्टी बताओ। बैंक अकाउंट क्यों आएगा यहाँ पे? हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट में सेल कर रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ सॉरी, मेरे हम क्रेडिट है। क्रेडिट से सेल कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे या तो डेटर्स और रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू आएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, राइट? फिर उसके यस। बाद ये जो डेटर्स है, ये डेटर्स के ऊपर मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, तो डेटर्स टू इंटरेस्ट इनकम। और इंटरेस्ट इनकम को कहाँ पे ट्रांसफर कर देगा मैं? पीएनएल में। इंटरेस्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? और बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा डेटर से, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। सिंपल, इसी। इसका एक डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि ना समझ में आ जाए। क्वेश्चन कहाँ पे किया है मैंने? एग्जाम्पल नहीं लिया है क्या? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका एग्जाम्पल। डिफर्ड क्रेडिट सेल, ठीक है? एग्जाम्पल समझो मेरा यहाँ पे, कैरिंग अमाउंट इज ₹5 लाख, बी सेल कर दिया मैंने फॉर ₹10 लाख, और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स में मिलने वाला है। यहाँ पे कितने इंस्टॉलमेंट्स होंगे? रिसीव्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट्स,
ऑफ ₹5 लाख ईच। ठीक है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे? 10%। ये दिया जाएगा क्वेश्चन में, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, दिया जाएगा। इसको हम IRR भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। और क्या चाहिए इसके लिए? ठीक है, अब बताओ यहाँ पे क्वेश्चन एग्जांपल क्लियर है क्या? क्या है एग्जांपल? कैरिंग अमाउंट मेरा जो असेट का है वो 5 लाख है, और सेल्स जो है ना उसको कर रहे हैं 10 लाख का। सेल कंसिडरेशन जो है ना 10 लाख का सेल कर रहे हैं। और जो 10 लाख का जो सेल कंसिडरेशन है हमें दो इंस्टॉलमेंट पे मिलने वाला है। एक 5 लाख का, सेकंड 5 लाख का, दो इंस्टॉलमेंट में। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? बताओ फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ये देखो यहाँ पे, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इन कैश इनफ्लोस एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सेल। मतलब जो 5 लाख है तो मेरा, उसका क्या करेंगे हम? प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। पर्टिकुलर सोल्यूशन। अभी इसका आंसर देते जाओ मुझे, क्या प्रेजेंट वैल्यू होगा? कैश फ्लोस, PV फैक्टर, और डिस्काउंटेड कैश फ्लो। एक मिनट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा 5 लाख का, और यहाँ पे डिस्काउंट करना है PV फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना रहेगा बताओ? 1.10 डिवाइडेड बाय 1, 909. 909, राइट? 909। एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट का 5 लाख, और सेकेंड ईयर का कितना होगा? 826, राइट? 0.826. अब इसका ये निकालो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। 454500, 826, 413000। कितना आ गया मेरा कॉस्ट? 867500, PV ऑफ कैश फ्लोस। इसके बेसिस में मैं क्या करूंगा? रिकग्नाइज करूंगा बैंक अकाउंट में, इसके बेसिस में। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? पहले वाला स्टेप समझा? इट वाज इजी? Yes. यस, नो? ठीक है। Yes. तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट ईयर में कुछ मिल रहा है क्या? बैंक अकाउंट में कुछ नहीं मिल रहा है, राइट? डायरेक्टली मुझे ईयर एंड में मिलेगा कितना? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5 लाख का, 5 लाख का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, राइट? डायरेक्टली। तो फिर यहाँ पे मुझे डेटर्स रिकग्नाइज करना पड़ेगा। डेटर्स अकाउंट डेबिट 867500 टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है ना, कितना था मेरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कैरिंग अमाउंट? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कैरिंग अमाउंट था मेरा 5 लाख का। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 5 लाख। ठीक है। और जो भी डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ? 867500 माइनस 5 लाख, ये हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट 3675. 367500, ये मेरा हुआ इनिशियल रिकग्निशन। क्या हुआ? इनिशियल रिकग्निशन। कूल, जहां तक समझा? देन आएगा मेरा ईयर एंड। क्या आएगा? ईयर एंड। अब ईयर एंड में मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट का ड्यू करना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट का ड्यू करूंगा मैं, तो फिर यहाँ पे एंट्री क्या होगा? ईयर एंड में इंटरेस्ट का जो ड्यू जब करूंगा तो क्या होगा? इंटरेस्ट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब बताओ इंटरेस्ट कितने में आएगा? यहाँ पे मेरा डेटर्स कितना है?
8,67,500 है, राइट। तो इसके ऊपर मेरा डेटा आएगा 8,67,500 का 10% इज 8,67,550। 8,67,550 ये मेरा इंटरेस्ट का रिकग्निशन हो गया। बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल ठीक है। ये एंट्री समझा? कोई डाउट है इसमें? लॉजिक समझना है पर्सनल रियल नॉमिनल का। इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है? इंटरेस्ट इज कम्स, इंटरेस्ट का जो नेचर क्या है? नॉमिनल नेचर, राइट। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो फिर उसके लिए क्रेडिट हो गया यहाँ पे, राइट। देन बैंक अकाउंट में पैसा आएगा इंस्टॉलमेंट का। बैंक अकाउंट डेबिट कितना है मेरा इंस्टॉलमेंट? 5 lakhs। 5 lakhs टू डेटर्स। ओके बाबा, ओके। मीटिंग एंड हो रहा है, ठीक है। 5 लाख बैंक अकाउंट टू डेटर्स, ये जो भी है नरेशन लिख देना, ठीक है। और पीएनएल में इंटरेस्ट को चार्ज कर देंगे, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, सॉरी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा ना। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। ये फर्स्ट ईयर का एंट्री हुआ। क्या था फर्स्ट एंट्री? सबसे पहला इंटरेस्ट को ड्यू करना था, तो डेटर्स अकाउंट टू इंटरेस्ट कितना आएगा? मेरा जो भी डेटर्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था? 8,67,500 था, इंटू 10% कर दिया मेरा इंटरेस्ट रेट, तो फिर मेरा 86,750 था मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट, उसको ड्यू कर दिया। नेक्स्ट आया मेरा बैंक अकाउंट में जो भी इंस्टॉलमेंट था 5 lakhs का, तो फिर बैंक अकाउंट टू डेटर्स, राइट। फिर उसके बाद जो भी इंटरेस्ट है उसको पीएनएल में चार्ज कर दिया मैंने। अब मेरे पास बचा है, बोलो मेरे पास डेटर्स का बैलेंस कितना बचा है? डेटर्स बैलेंस कितना था? 8,67,500। 8,67,500 मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस था स्टार्टिंग में। यहाँ पे ऐड कर दूंगा इंटरेस्ट 8,67,500, राइट। इंटरेस्ट ऐड होगा और मुझे इंस्टॉलमेंट भी मिल गया ना, 5 लाख का इंस्टॉलमेंट मिल गया। तो बैलेंस कितना बचा है बताओ? 454,250. 454,250, ठीक है। ये बैलेंस बचा है। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा मुझे, तो द सेम डेटर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम कितना आएगा? 454,250 इंटू 10%, तो 454,25 होगा। 454,25, राइट। जो भी नरेशन आएगा। देन कम्स बैंक का इंस्टॉलमेंट। बैंक अकाउंट में पैसा आ गया 5 लाख का, टू डेटर्स अकाउंट 5 lakhs, बीइंग जो भी लिखना। अब बताओ मेरा डेटर्स का बैलेंस कितना बचा है? 454,250 था मेरा बैलेंस, यहाँ पे देखो ये वाला। उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो 454,45425 का, 45425 का ऐड कर दो। जो भी डिफरेंस आ रहा है 35-45 रुपीज का, वो अप्रोक्सीमेशन डिफरेंस है। अपना डेटर्स का अकाउंट सेटल हो गया। और ये जो भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, उसका एंट्री पता है तुमको। समझा? सिंपल। एनी डाउट्स? Yes, इसका हम डेटर्स का yes. अकाउंट भी बनाए क्या? कितना 6 मिनट बचा है मीटिंग का, डेटर्स का अकाउंट भी बना देते हैं। और
अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाएगा। देविका सुन रहे हो? सर मैं सुन रही हूँ, उसका माइक खराब है, तो बोल रही है तो आवाज सुना रही अच्छा, अब बताओ, मेरा यहाँ पे एंट्री क्या था? स्टार्टिंग इनिशियल रिकग्निशन का आ गया यहाँ पे। टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, डेटर्स का कितना था? 8,67,500, राइट? यस नो, कुछ तो बताओ। है। Yes, तो बताओ यहाँ पे डेटर्स का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस? हम्म, sir, टू बैलेंस या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलो। कितना? 8,67,500। हाँ, तुम बाइफरकेट भी कर सकते हो यहाँ पे। देन इसके ऊपर क्या आएगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 86,750 था, राइट? और मुझे इंस्टॉलमेंट मिल गया बाय बैंक अकाउंट। $86,750 माइनस 5 lakhs। 5 lakhs मेरा इंस्टॉलमेंट था, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन 454250। चलो ये भी यहाँ पे आ गया बैलेंस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा? 454250, राइट? इसके ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा 45,425 का। और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट आ जाएगा मेरा कितना? 5 लाख का। फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें लॉजिक पता होगा कि एंट्रीज से हम लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं, पता है ना? या फिर बता दूं? पता है। हम्म, और जो यूट्यूब में देख रहा है, अगर उन लोगों को पता नहीं होगा तो इश्यू हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, डेटर्स टू इंटरेस्ट है। डेटर्स टू इंटरेस्ट है। डेटर क्या हो रहा है यहाँ पे? डेबिट हो रहा है। तो डेटर्स के डेबिट साइड टू इंटरेस्ट 8,67,500। हेलो? हेलो? यस सर। हम्म, आवाज आ रहा है ना? वैसे भी मीटिंग एंड होने वाला है। एक नया सेशन क्रिएट कर देना, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। और ये समझा है ना क्रेडिट मेथड कैसे करना है? क्रेडिट रिसीवेबल, बस हमने सारा सब कुछ देखा है, जर्नल एंट्री फिर लेजर पोस्टिंग सब कुछ देखा है। यस नो? यस टेक्निकली ये चैप्टर खत्म हुआ है, इसका क्वेश्चन देखते हैं अभी सारा। ठीक है, एक नया सेशन क्रिएट करना और भेज देना ग्रुप में, ओके। और 5 मिनट में चालू करते हैं। मे बी है 10, ओके 10:30। 10:30, हाँ, अकॉर्डिंग हो जाए। यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस इज कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट में यानी डिफर्ड क्रेडिट, राइट? तो फिर कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और उसका जर्नल एंट्री हमने ऑलरेडी देख लिए है। अब ये बैंक अकाउंट क्यों आया? क्योंकि बैंक अकाउंट के साथ इनिशियली हम जब सेल करेंगे कुछ तो एक इंस्टॉलमेंट देंगे, डाउन पेमेंट बोलते हैं उसको अपन। नॉर्मली हम डाउन पेमेंट बोलते हैं ना। तो डाउन पेमेंट अगर कुछ किया तो फिर बैंक अकाउंट आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेटर्स टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और जो भी डिफरेंस है डिफरेंस हो जाएगा लॉस में या तो प्रॉफिट में, ठीक है? ये प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। देन इंटरेस्ट का रिकग्निशन, डेटर्स टू इंटरेस्ट, बैंक टू डेटर्स, और इंटरेस्ट को हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल था ये। बस अपना लास्ट पार्ट बचा है डिस्क्लोजर पार्ट। डिस्क्लोजर्स पार्ट, डिस्क्लोजर्स में क्या क्या करेंगे वो देख लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस, सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब डिस्क्लोजर ऑफ इंड एस 40 क्या क्या करेंगे? सब फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे कि अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करेंगे। क्या अडॉप्ट किया? कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट किया या रिवैल्यूएशन? अब कॉस्ट मॉडल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कौन सा मॉडल अलाउड है? कॉस्ट या रिवैल्यूएशन? बताओ।
स्पेसिफिकली इंडिया 40 बताया ना कि इंडिया 40 क्या बता रहा है कि कॉस्ट मॉडल ही फॉलो कर सकते हैं। तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट में क्या करेंगे, हम कॉस्ट मॉडल फॉलो करेंगे। अगर इन केस एनडीटी को इच्छा है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसको फेयर वैल्यू में दिखाए, वो नोट्स टू अकाउंट या डिस्क्लोजर्स में बता सकता है, राइट। मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन क्या हमने अप्लाई किया है वो बताएंगे डिस्क्लोजर में। ये डिस्क्लोजर एज सच क्वेश्चंस में नहीं आएगा, बस एक बार रीड कर लो, ठीक है। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिप्लेसमेंट रिपेयर्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी हमने पढ़ा था ना सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में, एक होगा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का पार्ट और एक होगा रिप्लेसमेंट का कॉस्ट। तो फिर इसमें कौन से खर्चा किए, कितना खर्चा किए, वो डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद रेंटल इनकम, मेरा रेंटल इनकम कितना आया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर रेंटल पर्पस। अब रेंटल इनकम में कितना रेंटल इनकम आया और वो रेंटल इनकम के लिए कितना हमने ऑपरेटिंग खर्चा किए, वो देखना है, ठीक है। देन डिस्पोजल यानी डी रिकग्निशन, डी रिकग्निशन यानी डिस्पोज, कितना एंटिटीज को सेल कर दिया, जो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसको सेल किया, तो कितने में सेल किया और क्या उसका प्रॉफिट एंड लॉस था, वो भी डिस्क्लोज करना है। फिर उसके बाद रिकंसिलिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, रिकंसिलिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यानी क्या, कॉस्ट होगा, इनिशियली कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हैं नॉर्मली, तो फिर कॉस्ट होगा, उसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, क्या क्या, फिर से बोलो। इसमें कैसे करेंगे, कॉस्ट रहेगा, फिर उसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा, और जो भी बचेगा उसका रिकंसिलिएशन बताओ। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन का जो है ना, डिप्रिसिएशन का रिकंसिलेशन कि ईयर ऑन ईयर कितना डिप्रिसिएशन हो गया। ये मेरा डिस्क्लोजर्स वाला पार्ट है। डिस्क्लोजर्स एज सच क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा, जितना मैंने देखा है बस एक बार रीड कर लेना कि क्या क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे पहले बताना चाहिए कि कॉस्ट मॉडल फॉलो किया है। देन नोट्स टू अकाउंट्स में अगर मैंने फेयर वैल्यू में बताया होगा, तो नोट्स टू अकाउंट्स में फेयर वैल्यू में इतना इतना ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके मैंने फेयर वैल्यू में बताया, ये बताना पड़ेगा डिस्क्लोजर में। देन कम्स डेप्रिसिएशन, कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो किया है, ठीक है। देन कम्स द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द रिनोवेशन इम्प्रूवमेंट्स एडिशंस। फिर उसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के ऊपर कितना कॉस्ट किया, वो पूरा डिस्क्लोज करना पड़ेगा। देन कम्स द रेंटल इनकम, रेंटल इनकम कमाया है उसके ऊपर वो रेंटल इनकम कमाने के लिए कितना ऑपरेटिंग एक्सपेंस खर्चा किया है, वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का रिकंसिलिएशन बताना पड़ेगा और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक रिवैल्यूएशन बताना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन। ये रहा इलेस्ट्रेशन 1 हो गया अपना, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया है। 5 वाला इलेस्ट्रेशन देखो, रीड करो और रीड करके होने के बाद एक बार बता देना। रीड करके होने के बाद बता देना। हो गया रीड करके। Yes. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बताओ, एक शॉर्ट में बताओगे मुझे कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग। चलो रीड करते हैं हम। मून लिमिटेड बोलो बोलो, बोलो बोलो बोलो। मून लिमिटेड मून लिमिटेड को डी रिकॉग्नाइज करना है प्रॉपर्टी को। मून लिमिटेड को डीरेकग्नाइज करना है, अच्छा ठीक है, देखते हैं। मून लिमिटेड परचेज्ड अ बिल्डिंग, बिल्डिंग परचेज किया ऑन 1 अप्रैल 2001 एट अ कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन। तो बिल्डिंग का कॉस्ट कितना है, बिल्डिंग का कॉस्ट है 10 मिलियन, ठीक है। देन कम्स, आगे बढ़ते हैं। द बिल्डिंग was used for the factory by the Moon Limited and was measured under the cost model। अच्छा, the building was used for the factory purpose, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। for the factory, फैक्ट्री इन द सेंस क्या है, यहाँ पे खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। जब खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा है तो इस केस में क्या होगा, कौन सा इंडेक्स लगा होगा, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, राइट।
क्या होगा ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो फिर यहाँ पे इंड एस Yes. 16 लगता होगा। क्या लग रहा होगा, इंड एस 16। और यहाँ पे कॉस्ट मॉडल बता रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ ईज कि वो जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो कॉस्ट मॉडल में मेजर हो रहा था, रिवैल्यूएशन मॉडल मॉडल नहीं है। ठीक है, द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज एस्टिमेटेड टू बी 10 years। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ कितना है, यूजफुल लाइफ Any. 10 years। ओके, ड्यू टू डेडलाइन, sorry, due to decline in the demand of the product, the company does not need factory anymore and has rented the outbuilding to the third party from 1st April 2005। अच्छा, क्या बोल रहे हैं कि 1st April 2005 को ये क्या कर दिया, रेंट आउट कर दिया प्रॉपर्टी। ड्यू टू बहुत सारे रीजन हो सकते हैं यहाँ पे बताए, क्योंकि नीड नहीं है, फैक्ट्री नीड नहीं था, फैक्ट्री को निकाल दे और इसको क्या करे, रेंटल में चढ़ा दिया। जब रेंटल में चढ़ा देंगे, इनका इंटेंशन चेंज हो गया, रेंटल में चढ़ा दिया, ऑलरेडी हो गया एविडेंस ऑफ अप्लाइंग इंड एस 40, तो फिर रेंटल में चढ़ा दिए, तो फिर यहाँ से हमें इंड एस 40 अप्लीकेबल होगा। क्या होगा, इंड एस 40। आगे क्या बोल रहे हैं, ऑन दिस डेट द फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज 8 million। फेयर वैल्यू इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है कि मेजर्ड अंडर द कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल में मेजर कर रहे हैं, ऑलरेडी कॉस्ट मॉडल में कर रहे हैं, तो फिर फेयर वैल्यू से क्या लेना देना, मुझे कॉस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फेयर वैल्यू को कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे। फेयर वैल्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्यों, जब रिवैल्यूएशन करते रहेंगे, रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करते रहेंगे, तब फेयर वैल्यू इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। यहाँ पे कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं, तो फिर फेयर वैल्यू का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आगे बोल रहे मोर लिमिटेड यूजेस द कॉस्ट मॉडल फॉर द अकाउंटिंग, फिर से बताया कॉस्ट मॉडल ही यूज करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 40। तो हमने एक कंसेप्ट देखा था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, क्या देखा था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन इंडिया टू अदर, ये वाला। कि अगर 16 से 40 हो जाएगा, 16 से 40 कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। तो फिर यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला था कि जर्नल एंट्री करने की जरूरत है क्या, नहीं है, जर्नल एंट्री सॉल्व करने, जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। जब भी हम क्या करेंगे, एक इंडिया से दूसरा इंडिया को ट्रांसफर करेंगे, वो होगा कैरिंग अमाउंट में, राइट। और यहाँ पे उसके बाद आफ्टर ट्रांसफर द प्रॉपर्टी विल बी मेजर्ड एज पर रेस्पेक्टिव इंडियाज। क्या था, एक जर्नल एंट्री कुछ नहीं होगा, कैरिंग अमाउंट नहीं होगा और ट्रांसफर भी नहीं होगा। इसका एक बार प्रेजेंटेशन देख लेते हैं ताकि तुमको और क्लियर हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंडेक्स 40, ये दिख रहा है बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, होप सो दिख रहा है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है। यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट देख रहे हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये जो है ना, ये इंड एस 16 के हिसाब से, क्या है इंड एस 16, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी देख पा रहे हो, ये होगा इंड एस 40। अब जो क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन में क्या बताया था कि इंड एस 16 अप्लीकेबल हो रहा था पहले, अब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंड एस 40 अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंटेशन बदल जाएगा। ये जो अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है, जो भी अमाउंट है यहाँ पे एक्स अमाउंट होगा, अभी पता नहीं, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40 में ट्रांसफर कर देंगे, यानी प्रेजेंटेशन बदल जाएगा और ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसा प्रेजेंटेशन बदलेगा। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ, कि पीपीई जो ऊपर है उसमें से अमाउंट निकालेंगे और प्रेजेंटेशन पर्पस फॉर क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर देंगे इंडियस 40 के हिसाब से। अब ये कैसा होगा, ये होगा बेस्ड ऑन कैरिंग अमाउंट, किसके बेसिस में, कैरिंग अमाउंट के बेसिस में होगा, इसका स्पेसिफिक जर्नल एंट्री भी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, एनी डाउट, हाँ सर।
ये देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हम्म चलो आ जाओ, इसका सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 आई गेस ना। क्वेश्चन नंबर 5। कॉस्ट क्या था? कॉस्ट वाज 10 million initially measured at इनिशियली मेजर्ड यानी इंडिया 16 के हिसाब से हो रहा था। इंडेस 16। और फिर उसके बाद यूजफुल लाइफ वाज 10 years। 10 years ही था ना? यूजफुल लाइफ वाज 10 years, ओके। एंड फ्रॉम 1st April स्टार्ट किया ना। परचेज था 1st April 2001। परचेज डेट इज 1st April 2001। एंड ट्रांसफर कब हुआ? 1st April 2005। और क्या इंफॉर्मेशन है इसमें? और इन्फॉर्मेशन क्या दिया है? कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा है, ओके इट्स ओके। फेयर वैल्यू दिया है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ओके। चलो अभी डेप्रिसिएशन निकल के बताओ मुझे क्या आएगा। सब सारा चीज आपके सामने है। तो फर्स्ट थिंग क्या होगा? कंप्यूटेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट। कंप्यूटेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एज एट 1st April 2005। हाँ। कॉस्ट कितना था इसका? 10 million। देन यूजफुल लाइफ इज 10 years। 10 years। एंड कंप्लीटेड लाइफ, कंप्लीटेड यानी अभी तक कितना इयर्स खत्म हो गए? 4 साल खत्म हो गए ना। 4 साल कैसा? 1 से 2, 2 3, 3 4, 4 5, 4 साल हो गए। देन कम्स डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10 lakhs डिवाइडेड बाई 10 years इंटू 4 कंप्लीटली, मतलब क्यूमुलेटिव कैलकुलेट कर रहा हूँ, कितना आएगा बताओ? 4 million, राइट? देन WDV और कैरिंग बताओ कितना आएगा? 6 million। कैरिंग अमाउंट कितना है मेरा? 6 million। यस नो? अब Yes. बोलोगे 6 million कैसा है सर? ये देखो 10 million मेरा कॉस्ट था, 4 million मेरा डिप्रिशिएशन, तो फिर यहाँ पे 6 million आ गया। और ये 6 million सेम कैरिंग अमाउंट हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर देंगे। तो सेकंड स्टेप क्या होगा? ट्रांसफर फ्रॉम इंड AS 16, लाइट आ रहा है ना, टू इंड AS 40 shall be at carrying amount which is rupees 6 million।
ठीक है, कुछ डाउट ये क्वेश्चन में? एनी डाउट्स? अगर नोट डाउन करना है तो देखो यहाँ दो पे दिखा देता हूँ। आगे बढ़े या रुकू, बताओ। हो गया सर। हो गया, ओके। एक मिनट मुझे देना, किधर गया ये? चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा यहाँ पे, बिल्डिंग इनिशियली recognized at investment property at the rate of 6 million। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया अपना इसका। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो डन, फ्री भी हो गया था। एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन, ये नहीं हुआ है। शौर्या का भी नहीं हुआ, राइट, ओके। हाँ ये हुआ था मेरा। अच्छा, पहले ये सॉल्व करेंगे। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम दी पास्ट पेपर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार अच्छे से, और इसका रिलेटेड कंसेप्ट भी एक बार रिवाइज कर लेते तो फिर रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लो और बता दो, इन केस यू आर डन। रीड कर लो और कौन से कंसेप्ट लगेगा एक बार सोच लो। जो भी इसको यूट्यूब में देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना, हिट द बेल आइकन, और जो भी नीडी फ्रेंड्स है उसको शेयर कर देना, ठीक है। और अगर नोट्स चाहिए तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे सारे नोट्स, क्वेश्चन बैंक्स, सब कुछ मिल जाएगा। डन सर। डन, ओके। कुछ फॉर्म हुआ दिमाग में कि क्या कैसे करना चाहिए? ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम क्वेश्चन, बस इसका रिपीटेशन क्वेश्चन है। ऊपर ऑलरेडी एक बार देख लिया है हमने। चलो, इनिशियल रिकग्निशन है, प्लस सब्सिडी और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिलेशनशिप भी है इसमें। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 1 अप्रैल 2001 एन एंटिटी परचेस्ड अ ऑफिस ब्लॉक, बिल्डिंग अ ऑफिस ब्लॉक फॉर 50 lakhs and paid a non-refundable property tax and direct legal tax of 2 lakh 50 and 50,000 respectively by acquiring the building। अब बिल्डिंग एक्वायर किया कितना, 2 crores का, सॉरी कितना था यहाँ पे, 50 lakhs का। और
रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल प्रॉपर्टी टैक्स पे किया 2,50,000 और डायरेक्ट लीगल कॉस्ट किया 50,000। तो फिर ये जो पर्टिकुलर कॉस्ट है कौन सा, 2,50,000 और 50 ये इंक्लूड करेंगे कि कॉस्ट में इंक्लूड yes, करेंगे? यस, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इक्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आ गया 50 lakhs प्लस 2.5 लाख प्लस 0.5। ठीक है, यहाँ तक इतना समझ गया मुझे। ड्यूरिंग वन द एंटिटी रीडेवलप्ड द बिल्डिंग, रीडेवलप किया इनटू 2 स्टोरी बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर ऑन रीडेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट किया 2 स्टोरी बिल्डिंग में, यानी 2 फ्लोर बनाया है इसका। तो फिर दिस इज रीडेवलपमेंट एक्सपेंसेस विच इज ऑफ अ कैपिटल नेचर। जब कैपिटल नेचर का ये एक्सपेंस होगा तो फिर इसको हम कैपिटलाइज कर देंगे। तो कितना आ गया, 1 लाख ऑन द बिल्डिंग प्लान, 1 लाख ये कैपिटलाइज कर देंगे। 10 लाख ऑन कंस्ट्रक्शन, 60,000 आके रिफंडेबल टैक्सेस है। रिफंडेबल परचेस टैक्सेस हम इंक्लूड करते हैं या इग्नोर करते हैं? ignore, इग्नोर करते हैं ना, वी इग्नोर रिफंडेबल टैक्सेस राइट। तो फिर इसको इग्नोर कर देंगे। एंड 40,000 वॉज ड्यू टू एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटीरियल, एबनॉर्मल वेस्टेज को भी इग्नोर करते हैं हम, राइट। तो अब तक का yes, मेरा कॉस्ट कितना आ गया, अब तक का मेरा कॉस्ट है 50 lakhs, 50 lakhs प्लस 2.5 लाख का मेरा क्या था, रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल टैक्स 0.5, यानी 50,000 मेरा यहाँ पे क्या था, 50,000 का मेरा लीगल कॉस्ट था। देन 1 लाख, 1 लाख इज ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट एंड 10 लाख इज ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसमें से 60,000 0.6 जो है मेरा यहाँ पे रिफंडेबल परचेस टैक्सेस था, राइट। और एबनॉर्मल कॉस्ट को वैसे भी हम इग्नोर ही कर दें। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सर 0.6 को क्या कर रहे हैं हम, डिडक्ट कर रहे हैं, 40,000 क्यों नहीं कर रहे हैं, 40,000 को क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट में 60,000 इंक्लूडेड है, कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट में 60,000 इंक्लूडेड है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेस कर रहे हैं। यहाँ पे तो ये अलग से है ना, 40,000 एबनॉर्मल कॉस्ट अलग से है ना, तो उसके लिए इसको इग्नोर कर देंगे, इसको कुछ भी नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, लेस नहीं करेंगे, डायरेक्टली इग्नोर करेंगे इसको। जैसा हम करते हैं एक्स को। 50,000 प्लस 2.5 कितना आता है बताओ, 50 प्लस 2.5 प्लस 0.5 प्लस 1 लाख प्लस 10 लाख माइनस 0.6, मेरा कॉस्ट यहाँ पे आ गया 63,40,000। कितना आया, 63,40,000। वेरी सिंपल, यस। yes, sir. देखो, when redevelopment of the building was completed on 1st October 2001, complete हो गया, the entity rents out the ground floor of the building to the subsidiary under an operating lease in return of rental payment। अच्छा, तो रीडेवलपमेंट जैसा हो जाएगा, मतलब हो गया अभी, एंटिटी ने क्या किया, उसके सब्सिडरी को ऑपरेटिंग लीज के अंडर रेंट आउट कर दिया। द सब्सिडरी यूजेस द बिल्डिंग एज अ रिटेल आउटलेट ऑफ इट्स बिजनेस, यानी क्या कि यहाँ पे क्या हो रहा है, होल्डिंग है, होल्डिंग ने बिल्डिंग बनाया और होल्डिंग ने क्या किया, सब्सिडरी को रेंट आउट किया, वो भी है ऑपरेटिंग लीज। और सब्सिडरी इसको क्या कर रहा है, खुद के बिजनेस में यूज कर रहा है, ओन बिजनेस, राइट। अब यहाँ पे द एंटिटी केप्ट द फर्स्ट फ्लोर ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मेंटेनेंस स्टाफ यूसेज, इक्वल वैल्यू इज इक्वल वैल्यू कैन बी एट्रीब्यूटेड, यानी क्या 2 स्टोरे है, एक स्टोरे क्या कर दिया, किसको, सब्सिडी को रेंट आउट कर दिया। हेलो, Yes, अच्छा मेरा वीडियो क्या हुआ, ओके। चल रहा है, हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा जो सब्सिडी को रेंट आउट कर दिया, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सेकंड जो है ना, मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टाफ यूसेज के लिए कर रहा हूँ। ये तो सेकंड वाला जो है ना, एंटिटी केप्ट फॉर द फर्स्ट फ्लोर, ये तो अपने खुद के बिजनेस में यूज हो रहा है, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर कौन सा इंडेक्स लगेगा, 16, 16, राइट। How will the entity account for all the above mentioned expenses in the books of account on 1st April 2001? Also discuss the consolidated financial statement का applicability। अब यहाँ पे सबसे पहला हमने कॉस्ट निकाल लिया, हम एक बार वो जो है ना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला कंसेप्ट है उसके और बढ़ते हैं, एक बार वो रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। याद है क्या वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का?
Yes. ये देखो यहाँ पे, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम क्या करते हैं, जब दो होल्डिंग ने क्या किया है यहाँ पे, होल्डिंग यहाँ पे लीज पे दिया है सब्सिडी को, यहाँ पे लीज पे दिया है सब्सिडी को, तो होल्डिंग क्या करेगा उसके इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसके इंडिविजुअल या स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर इंड एस 40 लगेगा। कब? ये जब होगा ये ऑपरेटिंग लीज, हाँ ये होगा ऑपरेटिंग लीज के केस में। तो होल्डिंग क्या करेगा, उसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर 40 लगेगा और रेंटल जो है 116 के हिसाब से अकाउंट फॉर करेगा। देन सब्सिडरी, सब्सिडरी के केस में क्या है, उसके पास तो प्रॉपर्टी नहीं है, ऑपरेटिंग लीज में प्रॉपर्टी डी रिकॉग्नाइज नहीं करता होल्डिंग, तो सिर्फ क्या है, यूसेज राइट्स, तो सब्सिडी के पास यूसेज राइट्स है तो वो रेंटल पे करेगा, बराबर। ये तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होगा। बट हम जाते हैं जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा, तो ये दो एंटिटी एक हो गए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, राइट। तो ये दो एक होने के बाद तो फिर इनका एक ही बिजनेस है, इनका बिजनेस एक ही है। अभी जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसको समझना पड़ेगा कि क्या ट्रांजेक्शन है, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, होल्डिंग ने क्या किया, सब्सिडरी को रेंट आउट किया ऑपरेटिंग लीज, राइट। और ये सब्सिडी अपने खुद के बिजनेस में यूज कर रहा है, ओन बिजनेस। तो जब कंसोलिडेट करूंगा ये सिर्फ वन बिजनेस हो गया, एक ही बिजनेस हुआ। जब एक बिजनेस हो गया तो फिर एक बिजनेस उसके खुद, वो जो प्रॉपर्टी है खुद के बिजनेस में यूज कर रहा है, तो फिर उसके इसमें कौन सा इंडेक्स लगेगा यहाँ पे, इंडेक्स 16 लगेगा ना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेट में। Yes. समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ। देखो क्या है, होल्डिंग ने सब्सिडी को लीज में दिया। अब लीज के केस में क्या हुआ कि इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंडिविजुअल अकाउंटिंग होगा, वो ठीक है। जब कंसोलिडेट करेंगे हम, जब कंसोलिडेट करेंगे, ये बिजनेस एक ही है और ये जो सब्सिडी है ना वो खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। जब खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, कंसोलिडेटेड के टाइम में खुद के बिजनेस में यूज कर रहा है, तो फिर उस केस में इंडिया 16 लगेगा, इंडिया 40 नहीं लगेगा। ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो केस स्टडी था वो देखे थे। तो अब ये क्वेश्चन में भी वही बोल रहा है वो, क्वेश्चन में भी वही बोल रहा है कि ऑपरेटिंग लीज था और खुद के बिजनेस में यूज कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा इंडेक्स लगेगा, 16। यस, इज दैट क्लियर। Yes. यहाँ पे 6,40,000 था, 6340 का कॉस्ट आ गया। कैसा निकालना है मुझे देख लिया हमने। अब ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज, रिफंडेबल टैक्सेस, इसको तो इग्नोर ही करते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमको रिफंड मिल जाएगा, तो फिर ये बनता नहीं है, लॉजिक नहीं बनता है ऐड करना। देन एबनॉर्मल वेस्टेज का क्या करेंगे हम, पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, इसको ट्रांसफर टू पीएनएल, ठीक है। देन रीडेवलपमेंट कॉस्ट वो तो ठीक है। हम्म, हम्म, यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व इन द सेंस जो बचा हुआ पार्ट, क्वेश्चन क्या था वो जो भी क्वेश्चन था, आरटीपी था ना। 7 मिनट बचे हैं, ठीक है यहाँ पे ही देख लेते हैं, क्योंकि 7 मिनट बचे मीटिंग एंड हो जाएगा। अकाउंटिंग फॉर दी प्रॉपर्टी, मेरा कॉस्ट कितना था यहाँ पे, 40,000, राइट। अब यहाँ पे 2 स्टोरी बिल्डिंग है, फ्लोर 1 फ्लोर 2। फ्लोर 1 क्या यूज हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, दूसरा लीज आउट क्या था, बराबर होल्डिंग के बुक्स में। अब इन दोनों का वैल्यू बाइफरकेट करना पड़ेगा, तो फिर डिवाइड 2 करो, कितना आएगा बताओ, 6340 डिवाइडेड बाई 2। Yes. हम्म, 312, 3120, 3132, 3120. 3170 आएगा ना, ठीक है। थर्टी वन हाँ, सेवेंटी 70. अब होल्डिंग के बुक्स में, होल्डिंग्स के बुक्स में क्या होगा, फर्स्ट स्टोरेज जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव, ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रहा हूँ, किसके बेसिस में, स्टैंड अलोन, उसके खुद के बुक्स में, सिंगल बुक्स में, कंसोलिडेटेड में नहीं। तो इसमें फर्स्ट फ्लोर जो है
वो हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, राइट, फर्स्ट फ्लोर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, तो इंडिया 16 अप्लीकेबल होगा। अपना इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फर्स्ट फ्लोर जब एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए यूज हो रहा है तो फिर इंडिया 16 रहेगा। देन सेकंड फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर जो भी है वो यूज कर रहा है फॉर द पर्पस लीज आउट। इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो लीज जो है वो सेम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही अप्लीकेबल होगा खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, राइट। इंडिया 40 और जो 17 जो है ना बाइफरकेट कर देगा दोनों में, सिंपल। अब जाते हैं हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर दोनों के भी ऊपर क्या कौन सा इंडेक्स लगेगा, इंडेक्स 16 ही लगेगा। दोनों के भी केस में हम क्या लगाएंगे, इंडेक्स 16 ही। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेट जब करेंगे हम तो फिर ये एक ही बिजनेस हो गया दोनों, होल्डिंग एंड सब्सिडी का, और होल्डिंग एंड सब्सिडी खुद के बिजनेस में ही उसका प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। जब खुद के बिजनेस में प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो फिर उस केस में इंडेक्स 16 आएगा, सिंपल। यहाँ पे देखो, when the property Yes. is used as a administrative center, not an investment property, rather it is an owner occupied property and Ind AS 16 will be applicable। ये सिंपल है। When the property is held for the rental purpose, for the capital appreciation, Ind AS 40 will be applicable। ठीक है, हमने ये वैल्यू निकला था कॉस्ट ऑफ ईच प्रॉपर्टी 3170। अब आएगा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग विल बी क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कितना 31,700। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किसमें, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, होल्डिंग कंपनी के इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या रहेगा वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और फर्स्ट फ्लोर क्या रहेगा, ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर बिल्डिंग विल बी क्लासिफाइड एज आइटम ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट फॉर सेम अमाउंट 31,70,000। लेकिन अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ गए। जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ गए तो प्रेजेंट करेंगे पेरेंट एंड इट्स सब्सिडी एज अ सिंगल एंटिटी, एक सिंगल एंटिटी है, और सब्सिडी उसका बिजनेस जो है ना वो खुद के बिजनेस में यूज कर रहा है। तो फिर यहाँ पे कंसोलिडेटेड एंटिटी यूजेस द बिल्डिंग फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, देयरफॉर द लीज्ड आउट प्रॉपर्टी ऑफ सब्सिडी डज नॉट क्वालिफाई फॉर द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। हेंस द होल बिल्डिंग विल बी क्लासिफाइड एज एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर 63,40,000। समझा ये क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलडीआर वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी मैंने, एलडीआर ऑलरेडी लिखा है। और क्वेश्चन बैंक में एक स्पेसिफिक चीज ये है कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें एलडीआर लिखा होगा, वो क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे अच्छे से तो फिर मेजर ऑफ द कंसेप्ट जो है ना वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ डाउट, एनी डाउट तो बता। Clear. क्या Clear. डाउट है? डाउट नहीं Clear. है, क्लियर है, ओके 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 ओके। चलो मीटिंग एंड, और एक और मीटिंग करते हैं या फिर ये बाकी क्वेश्चन बाद में करते हैं, बताओ। और 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, बताओ बताओ। ये जो है ना ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये देख लेना एक बार, होमवर्क बोल देता हूँ यहाँ पे। सिंपल है, हमें जो बिल्डिंग है और लैंड है अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर सेपरेशन वाला प्रॉपर्टी जो है ना, सेपरेबल केस वो वाला है, ठीक है, ये देख लेना एक बार। ये भी सिमिलर, 2 स्टोरी बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर इज रेंटेड आउट एंड सेकंड फ्लोर इज यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। जो रेंटेड आउट है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के केस में लगेगा इंडेक्स 40, और बाकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो किसके है, इंडेक्स 16 में जाएगा, राइट। तो वही है, ये भी देख लेना एक बार, ठीक है, Okay, sir. इजी है। अब बताओ कि क्या करना है, अभी करते हैं क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम, अभी करते हैं, तुम्हें बाद में करना है बाद में करते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, बताओ। खत्म होने को आ गई है। Anyway, fine है। क्या? कैसे भी चलेगा। कैसे भी ठीक है। कैसे भी चलेगा, अच्छा। लेकिन लैपटॉप में चार्ज, आज इवनिंग में तो नहीं जाएगा, इवनिंग में तो नहीं होगा, 1 मिनट मुझे रिकॉर्डिंग